हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज के इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज का जो भाग 10 है उसको हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के भाग 10 में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जो कि हम आरआरबी, एनटीपीसी के लिए डेली बेसिस पे आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नरम दल और गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो विभाजन है वो 2 गुटों में हो गया था। वे 2 गुट कौन कौन से थे? एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह नरम दल और गरम दल में किस वर्ष विभाजित हो गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। ये जगह आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वह 2 दलों में बट गई थी। एक दल बना था नरम दल और दूसरा दल बना था गरम दल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद रखिएगा। 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहीं पे कांग्रेस जो थी वह 2 दलों में बट गई थी। इसके साथ 1916 में जब कांग्रेस का पुनः अधिवेशन होता है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो पुनः जो नरम दल था और गरम दल ये दोनों एकजुट हो जाते हैं। 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसमें जो नरम दल था और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको उनके पद की जो शपथ है वह दिलाता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको उनके पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार आपका जो मुख्यमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पद की जो शपथ है वो दिलाता है स्टेट का राज्यपाल। उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उनको शपथ ग्रहण करवाता है मुख्यमंत्री को। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेविस कप जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से, यानी ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल सही है। डेविस कप जो है यह टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, असम में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में से असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो काजीरंगा असम में स्थित है, मनास असम में स्थित है, औरंग असम में स्थित है, परंतु नौकरेक जो है यह असम में नहीं स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो जो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको मिलेगा मेघालय में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको मेघालय में मिलेगा और बाकी के तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मनास और औरंग, ये तीनों आपको मिलेंगे असम में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, यह किस जानवर के लिए फेमस है?
तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर एक उपकरण द्वारा केबल या तार की मदद लिए बिना एक नेटवर्क कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है तो उस नेटवर्क कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगर एक उपकरण के द्वारा बिना केबल और तार की मदद से अगर कोई नेटवर्क स्थापित किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वायरलेस कनेक्शन। अगला प्रश्न हमारा है, ALU का पूरा नाम आपको बताना है कि ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है ALU का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है सूर्य के अंदर घटित होती है आपको बताना है। तो संलयन की जो प्रक्रिया होती है वह सूर्य के अंदर घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। संलयन की जो प्रक्रिया होती है वह सूर्य के अंदर घटित होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है आपको बताना है कि किस का बना होता है। काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन धातु का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अब यह जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही क्यों बनता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो गलनांक जिसको हम कहते हैं हिंदी में मेल्टिंग पॉइंट को हम गलनांक कहते हैं, इसका जो गलनांक होता है यह काफ़ी उच्च होता है, इसी कारण से इसका उपयोग किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो ऑप्टिकल फाइबर है आपको बताना यह किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है यह ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेक्सट्रोज। आप याद रखिएगा डेक्सट्रोज जो है एक मोनोसैकेराइड है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डेक्सट्रोज। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो डेक्सट्रोज है यह ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? डेक्सट्रोज जो होता है यह ग्लूकोज के रूप में भी इसको जाना जाता है। भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेक्सट्रोज को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो ग्लूकोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ग्लूकोज का कई बार रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6 हो गया आपका, H12 और C6। तो यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा, C6H12 C6 क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मैग्नेटाइट निम्न में से किसका सबसे प्रमुख अयस्क आपको बताना है। तो इसमें से मैग्नेटाइट किसका मुख्य अयस्क है? तो लोहा का, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, जो मैग्नेटाइट है यह लोहा का एक मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पेट्रोल के जलने से निकलता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पेट्रोल के जलने से कौन सा प्रदूषक निकलता है? तो इसमें से तीनों, इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके बाद बेंजीन हो गया। तो उपयुक्त तीनों जो प्रदूषक होते हैं ये पेट्रोल के जलने से निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह भी पेट्रोल के जलने से निकलने वाला एक प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्लांट सेल की जो दीवार होती है किसकी बनी होती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो प्लांट सेल की दीवार किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। किसकी? तो सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट सेल की दीवार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एसिड मानव शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है वो किस अम्ल के कारण बनती है, तो लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मानव शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वही अगर हम टार्टरिक एसिड की बात करें तो जो टार्टरिक एसिड होता है किसमें पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में। आप ध्यान दीजिएगा, इमली और अंगूर में आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड। इमली और अंगूर में आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड। और एसिटिक एसिड किस में मिलता है, तो जो एसिटिक एसिड होता है यह सिरका में मिलता है। किस में, तो एसिटिक एसिड जो होता है यह आपको मिलता है सिरका में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथेनॉइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मैथेनॉइक एसिड या फार्मिक एसिड ये पाए जाते हैं चींटी या बिच्छू के डंक में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अवायु श्वसन क्या है। तो अवायु शोषण क्या है, तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन की क्रिया को हम अवायु शोषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की मतलब बिना ऑक्सीजन के जब हम श्वसन मतलब जब सांस लेते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं अवायु श्वसन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है। तो सार्वभौमिक दाता हम कहते हैं किसको, ओ रक्त समूह को। ओ रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं। और सार्वभौमिक ग्राही किसे कहते हैं, तो सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है किसको, तो ए बी रक्त समूह को। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर सार्वभौमिक दाता की बात हो यानी कि यूनिवर्सल डोनर की बात हो तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ओ रक्त समूह। और सार्वभौमिक यहाँ पे अगर हम बात करें प्राप्तकर्ता की यानी कि सार्वभौमिक ग्राही की बात कर दें तो ए बी रक्त समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, भी इंपॉर्टेंट है। तो रक्त समूह की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसे कार्नोट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तो कार्नोट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किसे किया गया है, तो इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में अमित शाह क्या है हमारे, तो अमित शाह जो हमारे हैं वर्तमान में गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में इंटरपोल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो जो इंटरपोल की मीटिंग है यह भारत में आयोजित की जाएगी वर्ष 2022 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा वर्ष 2022 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो ये जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके साथ वर्ष जो 2022 है, 2022 में जो वर्ल्ड डेयरी समिट है, आप यह ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड डेयरी समिट, यहाँ पे डेयरी की बात हो रही है तो वर्ल्ड डेयरी समिट जो है यह भी 2022 में भारत में ही आयोजित की जाएगी। तो 2022 का साल जो है भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 2022 का जो साल है यह हम मनाएंगे अपनी 75वीं वर्षगांठ। किसकी, अपनी स्वतंत्रता की हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे वर्ष 2022 में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो यह कौन सा देश है, तो यह देश है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जो है उसने पंज तीर्थ धार्मिक स्थल को क्या घोषित किया है, तो एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पाकिस्तान के पहले हिंदू सिविल जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान की जो पहली महिला हिंदू सिविल जज बनी है इनका नाम है सुमन कुमारी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से सुमन कुमारी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसको बनाया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। तथा यह किसके बगल में बनाया गया है, तो
इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट के बगल में ही बनाया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ S-400 ट्रायम्फ डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के साथ भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया हुआ है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा रूस से ही हमने जो हमारा एकमात्र युद्धपोत है INS विक्रमादित्य, उसको भी हमने खरीदा हुआ है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। INS विक्रमादित्य को भी हमने रूस से ही खरीदा हुआ है। तथा हाल ही में फ्रांस से हमने राफेल विमान भी खरीदे, इसे आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में राफेल विमान की खरीद हमने फ्रांस से की है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी में। नैरोबी है केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में आपको मिलेगा UNEP का हेडक्वार्टर। UNEP की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को। इसके प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो इंगर एंडरसन। कौन है? तो इंगर एंडरसन जो हैं ये वर्तमान में प्रमुख हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो जारी किया गया था 2019 में, उसमें भारत का स्थान क्या था? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो 2019 में जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान था 63वां तो 63वां स्थान था भारत का 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तथा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तथा इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था 2019 में? तो पहले स्थान पे था न्यूजीलैंड। और दूसरे स्थान पे कौन था? तो दूसरे स्थान पर था आपका सिंगापुर। और तीसरे स्थान पे कौन था? तो तीसरे स्थान पर था हांगकांग। तो ये तीनों देश आपको पता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 63वां। इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसमें पहले स्थान पे था न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर था सिंगापुर और तीसरे स्थान पर था हांगकांग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में भारत का जो पहला रोबोकॉप है यह कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल पुलिस के द्वारा, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, केरल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी किया गया जो सतत विकास गोल सूचकांक 2019-20 है, इसमें कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर था? तो हाल ही में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का राज्य जो केरल है वह शीर्ष पे था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केरल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में कुटुंबश्री होटल खोला गया? इसमें गरीबों को जो है सस्ते में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो जो कुटुंबश्री होटल है यह कहाँ पे खोला गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरला में, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, केरल में ही जो है कुटुंबश्री होटल खोला गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, आप ध्यान दीजिएगा, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहीं पे इंडिया का पहला जो स्पेस टेक पार्क है वह भी खोला गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। भारत का जो पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है यह तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तथा तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो हमारी थी 10वें नंबर की, उसके हमने टोटल 30 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।